हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 165 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। इसमें एक कमेंट आया था कि अरे 165 जो एमपीएलआरसी का है उसको समझाने के लिए। तो यहाँ मैं इस पूरे 165 जो सेक्शन है उस पर पूरा लेक्चर लेके आया हूँ। तो बने रहे इन तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब चूंकि देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, अंतरण के अधिकार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अंतरण का अधिकार का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर एक भूमि है, ठीक है, आपके पास एक लैंड है, उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उस ट्रांसफ़र के बारे में आपके क्या अधिकार हैं, अगर और किन भूमियों को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किन व्यक्तियों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और साथ ही साथ यदि आप उस भूमि का बंधक के रूप में ट्रांसफ़र करते हैं, मॉर्गेज रखना चाहते हैं, तो किन परिस्थितियों में वह वैलिड माना जाएगा, किन परिस्थितियों में इनवैलिड हो जाएगा, यानी विधिमान्य कब होगा कब नहीं होगा, इन सभी के बारे में आपको धारा 165 में आपको प्रावधान मिल जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला क्लॉज है सबसेक्शन 1, ये कहता है कि आप धारा 165 और 168 ये दो धारा हैं, इनके तहत रहते हुए आप किसी लैंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कृषि भूमि के संबंध में यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे अगर जो 165 बताया गया है और 168, इन दोनों के अधीन रहते हुए भूमि स्वामी अपनी भूमि का कोई भी हित अंतरित कर सकेगा, यानी जो भी उसका इंटरेस्ट है उस भूमि में, उस इंटरेस्ट को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसके बाद जितने भी सब सेक्शन आएंगे उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं। उन्हीं कंडीशन के तहत यहाँ पे वैलिड होगा और उन्हीं कंडीशन के तहत आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसफ़र करने का आपको अधिकार है। अब यहाँ पे 168 आता है, ठीक है। 168 में क्या बताया गया है, जो आप देखोगे धारा 168 उसमें पट्टे की बात किया जाता है। अगर आप किसी भूमि को पट्टे पे देना चाहते हैं, कृषि भूमि को, तो वहाँ पे आप किस प्रकार से दे सकते हैं, कितने टाइम के लिए दे सकते हैं। तो वहाँ भी ये बताया गया है कि ऐसी भूमि जिसे धारा 59 के अधीन कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है, यानी कौन सी भूमि, ऐसी भूमि जिसको किसी प्रयोजन के, किसी प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि हर तरह के यहाँ पे लैंड को डाइवर्ट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए यहाँ पे डाइवर्सन कराना पड़ता है। कृषि भूमि करनी है तो ये पे कृषि भूमि के लिए डाइवर्सन होता है। अन्य बहुत सारे तरीके होते हैं, डाइवर्सन होता है, ठीक है, घर बनाने के लिए भी होता है। तो वहाँ पर यदि मान लीजिए कृषि प्रयोजन के लिए है और कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है और उसे आप पट्टे पे देना चाहते हैं, तो एक टाइम पे आप 5 वर्ष तक ही दे सकते हैं। यानी कि एक साथ आप 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए पट्टे पर नहीं दे सकते। 5 वर्ष से कम हो सकता है, 2 साल 3 साल, लेकिन 5 से अधिक एक टाइम में आप यहाँ पे पट्टे पे नहीं दे सकते। ये यहाँ पे बताया गया। तो इसके अधीन रहते हुए आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हो गया आपको 165 का सब क्लॉज 1 और 168। अब यहाँ पे जो उपधारा 2 की बात करें, उपधारा 2 क्या कहता है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वही मैं लेके आया हूँ, पूरा लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। तो कुछ सबसेक्शन छूटे हुए हैं। तो उपधारा 1 की किसी बात के होते हुए भी, अब उपधारा 1 में जो भी बताया गया है कि आप जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसके 165 और 168 के अधीन रहते हुए। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उपधारा 1 में कुछ भी बताया गया हो, नॉट विथ स्टैंडिंग इन क्लॉज 1, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि यदि विधि बंधक है, आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को आपने बंधक दिया, तो वो कब उस विधि मान्य होगा, कब नहीं होगा। तो देखिए, जब कम से कम 5 एकड़ सिंचित भूमि और 10 एकड़ असंचित भूमि विलंगम या भार मुक्त बची हो, यानी कि अगर जो लैंड आप बंधक देना चाहते हो, ठीक है, उस बंधक को देने के बाद आपके पास अगर 5 एकड़ सिंचित भूमि या फिर अगर आपके पास असंचित भूमि तो वो 10 एकड़ असंचित भूमि, इनमें से कोई भी क्या होनी चाहिए, विलंगम या भार मुक्त होनी चाहिए, यानी कि उस पर कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तभी आपका जो बंधक है वो बेईमान होगा, क्योंकि आप बंधक तो दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वैलिड कब माना जाएगा, जब आपके पास कम से कम 5 एकड़ सिंचित भूमि हो या फिर अगर 10 एकड़ असिंचित भूमि हो, वो भी कैसी, विलंगम में भार मुक्त, तो इसमें कोई भी लायबिलिटी, कोई भी दायित्व उसमें ना हो। ये हो गया। दूसरी चीज़ कहता है कि अगर आप भोग बंधक देना चाहते हो, यानी कि उस लैंड का क्या करना चाहते हो, भोग बंधक करना चाहते हो, यूज फ्लेक्सरी मॉर्गेज। आपने टीपी एक्ट पढ़ा हो, टीपी एक्ट में मैंने पढ़ाया था ये क्या होता है, ठीक है। तो आपने, अगर आपको जानना है तो आप मुझे वहाँ पे देख सकते हैं जाके, ठीक है, टीपी एक्ट के लेक्चर में।
अब यहाँ पे भोग बंधक अगर मान लीजिए केवल 6 वर्ष के लिए ही होता है, यहाँ पे अगर आप भोग बंधक रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप 6 वर्ष के लिए ही रख सकते हैं, 6 वर्ष से ज़्यादा के लिए यहाँ पे भोग बंधक नहीं रख सकते। साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होगी कि अगर उस 6 वर्ष की कालावधि पूरी होगी, ऐसे मान लीजिए आप भोग बंधक इसमें 6 वर्ष अधिकतम बताया गया है, आप 2 वर्ष के लिए भी दे सकते हो, ठीक है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो उस भोग बंधक के विलेख में लिखा हुआ है, ठीक है, जो टाइम लिखा हुआ है, या तो 2 साल या 4 साल जितने साल के लिए आपने दिया हो, या फिर अधिकतम 6 वर्ष, इन दोनों में से कोई भी अगर कालावधि समाप्त हो जाती है, अवसान हो जाता है, तो उसके बाद जिसके पास आपने प्रॉपर्टी को बंधक रखा है ना, उसको प्रॉपर्टी वापस करनी होगी, चाहे पैसा दिया हो चाहे नहीं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको उसको प्रॉपर्टी को वापस करनी होगी भोग बंधक से, चाहे उस भोग बंधक के माध्यम से उसका पैसा कंप्लीट हुआ हो कि नहीं हो। यानी कि अगर 5 लाख रुपए आपने लिया था और उस प्रॉपर्टी से जिसको आपने बंधक रखा था प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, ए है और ये बी है। ए ने क्या किया, अपनी एक लैंड है, इसको क्या कर देता है, बंधक रख देता है किसके पास, बी के पास। भोग बंधक का मतलब क्या हुआ कि इससे बी क्या कर सकता है, इस प्रॉपर्टी से जो भी अर्निंग होगी कौन लेगा, अब बी लेगा। कब तक लेगा, जब तक इसने जो भी, मान लीजिए इसने 5 लाख रुपए दिए थे ए को और 5 लाख रुपए इसको कंप्लीट पूरा ले नहीं लेता, तब तक इसलिए जो भी अर्निंग होगी इस लैंड से वो कौन लेगा, बी लेगा। अब मान लीजिए वो 5 लाख रुपए लिया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 साल के लिए इसने भोग बंधक पे रखा था और 2 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन बी को पूरे 5 लाख रुपए नहीं मिल पाए, हो सकता है सिर्फ 4 लाख रुपए मिले हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये प्रॉपर्टी इसको वापस करनी होगी और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करना होगा, इसको बंधक को समाप्त करना होगा। और यदि मान लीजिए वो नहीं देता है, प्रॉपर्टी अवसान हो जाती है, यानी कि जो टाइम दिया गया था उस टाइम को समापन हो जाता है, या तो 6 वर्ष होगा या फिर 6 वर्ष से कम के लिए भोग बंधक किया गया है तो वो टाइम पीरियड, अगर वो दोनों में से कोई भी यहाँ पे समाप्त हो गया तो उसको प्रॉपर्टी वापस करनी नहीं करता है तो आप तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार क्या कर सकेगा, उस प्रॉपर्टी से उस बंधकदार को बेदखल कर सकता है और प्रॉपर्टी को वापस दिला सकता है। लेकिन ये जो सारे बंधक आप देख रहे हो ये किस पे अप्लाई हो गए, ये सिर्फ कृषि भूमि के लिए है, कृषि भूमि पर ही लागू होगा। अदर जो पर्पस है, किसी कृषि भूमि से भिन्न अगर पर्पस उसमें है उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का, तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। अब आता है नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो हो गया आपका बंधक और भोग बंधक के बारे में। अब यहाँ पे मान लीजिए भोग बंधक से भिन्न कोई बंधक, बंधक तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी बंधक हो गया, ठीक है ना, साधारण बंधक हो गया, और भी तरह के यहाँ पे आपको मॉर्गेज के टाइप्स मिल जाएंगे। आप देखोगे टीपी एक्ट में, तो टीपी एक्ट में सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाय डीड भी होता है, विलेख के माध्यम से भी होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर भोग बंधक से भिन्न बंधक विलेख में लिखी किसी बात, यानी कि भोग बंधक तो है ही नहीं, अगर दूसरे प्रकार का कोई बंधक किया जा रहा है और उस बंधक विलेख में कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो उस बंधक से उद्भूत ब्याज की रकम है उस बंधक द्वारा दी गई मूल रकम से आधे से अधिक नहीं होगा। यानी कि भोग बंधक से अगर दूसरा कोई बंधक है और उस बंधक विलेख में कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए दिया था, बी ने ए को 5 लाख रुपए उधार दिया और इसने ए ने क्या किया, अपनी लैंड को बंधक रख दिया किसके पास, बी के पास। तो यहाँ पे जो भी इसमें इंटरेस्ट लगाया होगा कि 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, इतने इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना होगा, तो जो भी इसका ब्याज होगा ना, ये 2.5 लाख से, ठीक है, 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए ब्याज किसी भी दशा में। ये अगर 5 लाख है तो उससे आधे से ज़्यादा नहीं चाहिए, आधे से कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन आधे से अधिक नहीं होना चाहिए उसकी जो ब्याज की रकम है, कुल मूल रकम से आधे से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बताया गया आपका 3rd क्लॉज में। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4th क्या कहता है, उपधारा एक किसी बात के होते हुए भी नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, उसमें कुछ भी लिखा हो, अब किसकी चलेगी, सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि कोई भी भूमि स्वामी को यह अधिकार नहीं होगा, क्या अधिकार नहीं होगा कि वह अपनी भूमि, उसके पास कोई लैंड है, कोई, ठीक है, कोई भूमि है, उसमें से कौन सा अधिकार नहीं है, उसको ऐसा अधिकार नहीं है कि वह जो प्रॉपर्टी है उसके पास है किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित कर दे, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दे जिसके पास पहले से इतनी प्रॉपर्टी है या फिर उसके कुटुंब के पास पहले से इतनी प्रॉपर्टी है कि जो अधिकतम सीमा विहित की गई है उससे भी अधिक हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर लॉ ने डिसाइड कर दिया कि किसी व्यक्ति के पास या उसके कुटुंब के पास 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होगी,
लेकिन यहाँ पे मान लीजिए पहले से 10 एकड़ किसी व्यक्ति मान लीजिए बी के पास पहले से 10 एकड़ भूमि है और ए नाम का व्यक्ति है, ये उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि अधिकतम सीमा के क्रॉस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया नियम बना कानून बनाकर कि 10 एकड़ से भूमि नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास। तो यहाँ ये सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए के पास जो प्रॉपर्टी है उसको बी के पास ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या तो यहाँ बी के पास या फिर उसके कुटुंब के पास ये प्रॉपर्टी होगी कि जिसमें कानून के जो बताया गया है, कानून में जो नियम बताए गए हैं उससे अधिक इनके पास पहले से है, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। अधिकतम सीमा तक ही ट्रांसफर रहेगी, जो उससे अधिक एक सीमा होती है किसी भी प्रॉपर्टी को रखने की, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि कब प्रॉपर्टी अधिक भी रख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। अब देखिए इसका बी नंबर क्लॉज क्या कहता है, इस उपधारा की कोई बात लागू नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है अधिकतम सीमा से, देखिए यहाँ पे लिखा है अधिक हो जाए तो वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, वहाँ पे लिखे पहले नंबर में। दूसरे नंबर में कहता है कि ये किस पर लागू नहीं होगी, अगर जो प्रॉपर्टी है किसको ट्रांसफ़र की जा रही है, सार्वजनिक या धार्मिक यानी रिलीजियस वर्क के लिए है, या फिर पूर्त यानी चैरिटी के रूप में किसी संस्था को स्थापित करने के लिए दी जा रही है, या फिर औद्योगिक प्रयोजन ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए दी जा रही है, तो यहाँ पर ये लागू नहीं होता। उसको कितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे चैरिटी के रूप में दी जा सकती है, धार्मिक प्रयोजन के लिए दी जा सकती है, सार्वजनिक रूप से दी जा सकती है। दूसरा आता है सहकारी सोसाइटी के अगर पक्ष में कोई औद्योगिक प्रयोजन के लिए दिया रही है, यानी सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके पक्ष में, उनके फेवर में दिया जा रहा है, उनको प्रॉपर्टी दी जा रही, कोई लैंड दी जा रही है, तो उसको यहाँ पे दिया जा सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। तीसरा आता है बंधक के रूप में, अगर बंधक के रूप में दिया जा रहा है तो उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। तीसरा है कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि का अंतरण हो रहा है तो इस पर भी दिया जा सकता है। अगर कृषि प्रयोजन के लिए तब तो ठीक है, यहाँ पे उस एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रयोजन से भिन्न अगर कोई प्रयोजन है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी या लैंड दिया जा रहा है, भूमि दी जा रही है, तो वहाँ पर यह लागू नहीं होगा जो सबसेक्शन 4 में बताया गया है। परंतु अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दी जा रही है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रॉपर्टी दी जा रही है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो कृषि प्रयोजन के लिए जो लैंड थी, भूमि थी, उसको डाइवर्ट कराना होगा, यानी सेक्शन 59 के तहत इसको डाइवर्ट कराना होगा औद्योगिक प्रयोजन के लिए। जो हर तरह के प्रयोजन है ना, उसमें जो आपका टैक्स लगता है, ठीक है, जो राजस्व लगता है आपका राजस्व कर, वो चेंज होता रहता है, हर पर्पज़ का अलग अलग यहाँ पे डिसाइड रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इस सारी चीज़ें की जाती है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, डाइवर्ट करवाना होगा उस लैंड को जो कृषि प्रयोजन के लिए थी, अब चूँकि अब ट्रांसफ़र हो रहा है औद्योगिक प्रयोजन के लिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, डाइवर्सन कराना जरूरी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, अगर मान लीजिए न्यायालय ने कोई ऐसी डिक्री पारित कर दी और उस डिक्री के एवज में किसी कोई प्रॉपर्टी है, किसी की कोई लैंड है जो कृषि प्रयोजन के रूप में लाई जाती है, उस लैंड को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है, दूसरे पर्सन को बेचने की बात की जा रही है न्यायालय के डिक्री के माध्यम से, ठीक है। न्यायालय ने कोई डिक्री की और उसके निष्पादन में या फिर डिक्री या आदेश के निष्पादन में ऐसी किसी व्यक्ति को भूमि नहीं बेची जाएगी जिसके पास या उसके कुटुंब के पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि हो, यानी कि अधिकतम सीमा तक है, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 एकड़ यहाँ पे कानून में है, 10 एकड़ मान लीजिए पहले से है, तो उसको वापस से वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगी, चाहे न्यायालय की डिक्री आदेश ही हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे भी प्रोविजो है कि अगर सोसाइटी की दशा में, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के पक्ष में ये सारी चीज़ें की जा सकती है, उसको ट्रांसफ़र की जा सकती है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अब आप पूछोगे लिमिट कितनी है, तो लिमिट आपको रूल्स देखने पड़ेंगे, कौन से रूल्स में कितना ये सब बताया गया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे आपका एक्ट बना दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया कि इतनी सी ये सारी चीज़ें होंगी, इतने ये सारी चीज़ें निर्बंधन आपके ऊपर लगाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब आती है जो जनजाति है, ठीक। और एक चीज़ और, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया, लीगल रिलेशन कर दिया है, लीगलाइजेशन सर से लीगल रिलेशन, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि ये चैनल, ये जो लेक्चर है काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 6 है, वो कहता है आदिम जाति, जो जनजाति लोग हैं, ठीक है, आदिम जनजाति के लोग हैं, उनके पास जो लैंड होती है
उसको परचेज करने के लिए ना सिर्फ आदिम जनजाति के लोग ही खरीद सकते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं खरीद सकता। अदर पर्सन अगर खरीदता है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, उस लैंड को खरीद सकता है। लेकिन अगर ये एक मान लीजिए आदिम जनजाति का एक ए नाम का व्यक्ति है और ये बी है, ठीक है, दोनों आदिम जनजाति के हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ए आदिम जनजाति का है, इसके पास लैंड है, और बी जो है एक जनरल कैटेगरी का है, तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता बिना परमिशन के। परमिशन किसकी लगेगी, कलेक्टर की लगेगी, लिखित अनुज्ञा भी लगेगा, इसके बिना ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ये चीज़ इसमें बताया गया है। और आप देखो सेक्शन 6B में इसमें भी सेम चीज़ यही बताई गई है। उसके बाद आता है जो आपका इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है 7B। इसमें ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार, कलेक्टर या 158(3) के अधीन कोई आवंटन द्वारा भूमि प्राप्त करता है, जैसे कई लोगों को भूमियाँ आवंटित होती हैं, ज़मीन दी जाती है सरकार के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा दी जाती है रहने के लिए, ठीक है। 158(3) के तहत आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है, अगर उनको आवंटित की जाती है भूमि ना, तो कलेक्टर की अनुमति के बिना उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है। एक कंडीशन क्या है, 158 का सबसेक्शन 3 में आप देखोगे वहाँ पर एक प्रोविजो लिखा हुआ है, वहाँ लास्ट पे इसमें क्या बताया गया है कि आवंटित भूमि आदेश की तारीख से 10 वर्ष तक अंतरित नहीं की जाएगी। जैसे ही मान लीजिए राज्य सरकार है किसी व्यक्ति को भूमि देता है, लैंड देता है कि वहाँ खेती करिए, वहाँ रहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं बेचना स्टार्ट करते हैं कि चलो हमको प्रॉपर्टी मिली, हम बेच के दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिसको भी यहाँ पे आवंटित हुई भूमि वो 10 वर्ष तक उसको अंतरित कर ही नहीं सकता, ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात, क्या अगर 10 वर्ष के बाद उसको ट्रांसफ़र करनी भी है तो उसको क्या करना होगा, उसको पहले परमिशन लेनी होगी, किसकी, यहाँ पर 7B के तहत कलेक्टर की, ठीक है, 165 सबसेक्शन 7 क्लॉज B में। यहाँ पे उसको कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही उस 10 वर्ष के बाद उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ये हो गई आपकी 7B। चूँकि यहाँ पे 10 वर्ष के पहले यहाँ पे बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टर की अनुमति लगेगी और कलेक्टर इतनी जल्दी अनुमति देगा नहीं, ठीक है। अगर उसको हुआ तो दे भी सकता है। अब यहाँ पे बात आती है स्पष्टीकरण की। 165 में एक स्पष्टीकरण आपने पढ़ा होगा, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि। तो यहाँ पे देखेंगे 165 जो सेक्शन 165 है उसके प्रयोजन के लिए 1 एकड़ सिंचित भूमि को 2 एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जाएगा। 1 एकड़ जो सिंचित भूमि है ना, इसको समझा जाएगा किसने, 2 एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जाएगा। ये ऐसा इसमें स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से, स्पष्टीकरण से, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे या हमारा 165 यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बने रहे हमारे चैनल से, मिलते हैं अगले लेक्चर में।